आज हम क्लास 6 की साइंस की बुक पढ़ेंगे जिसका पहला चैप्टर का नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है। चलिए शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि क्या क्या खाते हैं आप रोज़। आप हर बार अपना रूटीन चेंज करें, मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ नया खाते ही होंगे, या फिर एक जैसा तो खाते नहीं होंगे ना। जो आज खाया उसको फिर दोबारा खाना है कल, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। उसी के बारे में पूछा गया है आपसे ये कि भोजन कहाँ से आता है। इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि उनका अलग अलग स्टेट से इसलिए कहा गया है कि अलग अलग स्टेटों से भी, मतलब कि कई अलग अलग प्रकार की जो खाद्य पदार्थ जो अलग अलग स्टेटों में खाई जाती है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसमें आप जो भी अपने फ्रेंड से पूछ यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो लोग क्या खाते हैं, है ना। और पूरे दिन में उन्होंने क्या या फिर उनके जिस स्टेट से रहते हैं उनका स्पेशल डिश भी पूछ सकते हैं ना कि वो क्या खाते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें हम खाते ही हैं जैसे रोज़, है ना। जिसमें चित्र 1.1 में दिखाया भी गया है। ठीक है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पक्के चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल भी लेते हैं। पक्का चावल और कच्चा चावल 2 तरह के चावल होते हैं। ठीक है ना। उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों का संगठकों की आवश्यकता होती है। मतलब कि जब हम 2 पदार्थ को इकट्ठा करके मिलाते हैं उसे हम संगठक कहते हैं। ठीक है ना। इस लाइन को अपनी नोट बनाकर कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल इत्यादि सबकी आवश्यकता होती है। किचन में आप जाते होंगे या फिर अपनी मम्मी को देखा ही होगा कि एक सब्जी में कितनी तरह के मसाले का यूज़ करती हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि अलग अलग प्रकार के मसालों के साथ हमने उस सब्जी को बनाया, तो एक संगठक हो गया वो भी। ठीक है ना। क्रियाकलाप दूसरा देखते हैं क्या कहता है क्रियाकलाप दूसरा। ठीक है। तो क्रियाकलाप सेकंड कहता है कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। मतलब एक रेसिपी तैयार करने के लिए कह रहा है आपको। ठीक है। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, इसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सामग्री 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। ठीक है। पहले क्या कहा गया था आपको कि अपने दोस्तों से पूछिए कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाया है। ठीक है। देन वही अब आपको बोल रहे हैं कि सेकंड सारणी में बनाने के लिए कि खाद्य व्यंजन और भी कच्ची सामग्री की, मतलब कि एक तरह से आटा, मतलब कि ये जो रोटी चपाती की जो कच्ची सामग्री क्या है, आटा लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा जल डालते हैं, तब जाके वो पूरा आटा गूँथ लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको रोटी बनाई जाती है उससे। ठीक है ना। वैसे ही दाल के बारे में कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए होती है दाल बनाने के लिए हमें, है ना। चावल बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है ना। तो चावल में भी हम क्या करते हैं, चावल बनाने के लिए हमको उसमें कच्चा चावल लेते हैं, पक्का चावल लेते हैं, है ना। उसको धो लेते हैं। उसको धोने के बाद उसमें पानी डाल के उसको गैस पे रख दिया जाता है सिम करके, है ना, जिससे वो पक जाता है जल्दी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक आते कहाँ से हैं? आपसे पूछा गया ये संघटक ही कहाँ से आते हैं। चलिए उसके बारे में देखिए कहाँ से आते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ठीक है ना, उनके स्रोत आए कहाँ से। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a देखने के लिए कहा गया है हमको, मतलब कि ये वाला कहा गया है। ठीक है, इस चित्र को देखिए। ठीक है, यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? क्या आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी? इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे 1.3 चित्र को देखने के लिए कह रहा है। अभी हम देखते हैं। ठीक है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब क्या है? ये हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। कुछ जो हम जैसे कि ये तो हमको किससे मिल गए? इनसे मिल गए, जंतुओं से, है ना। और जो 1.3 वाला जो कह रहा है ये हमको कहाँ से मिले? धान का खेत है ये। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। ठीक है ना। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडा मिलता है तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। आप तो जानते ही होंगे ये जो दूध देने वाले पशु हैं। ठीक है, दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि दुग्ध उत्पाद क्या क्या होते हैं? मक्खन, क्रीम, है ना। और आगे देखते हैं घी, पनीर और दही। इनका उपयोग क्या है? संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। मतलब कि संसार ये जो है ना हर जगह यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में यूज़ होगा, ये दुनिया के हर कोने में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो ऊँट भी इसमें शामिल होता है। ठीक है ना। और क्रियाकलाप 1.3 में लिखा भी गया है खाद्य व्यंजन और इसके जो संघटक हैं जिससे वे क्या हैं? बने हैं तथा उनके स्रोत हैं वो। जैसे कि अगर हम इडली की बात करते हैं, इडली की बात करें, इडली बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? चावल चाहिए होता है, उड़द की दाल चाहिए होती है, नमक चाहिए होता है और थोड़ा सा जल चाहिए होता है। ठीक है ना। और ये सब आते कहाँ से हैं? पौधे यानी पादप से। ठीक है ना। इसी प्रकार जो चिकन है, चिकन करी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? चिकन चाहिए होता है, उसके मसाले चाहिए होते हैं, तेल घी चाहिए होता है और उसका पानी चाहिए होता है। या आता कहाँ से? चिकन जंतु है एक प्रकार का, एंड जो हमारे जो कहते हैं मसाले जो हैं वो पौधे और जंतुओं से आते हैं। ठीक है ना। और वैसे ही हमारा जो खीर है, खीर तो खाते ही होंगे सब अपने घर में। दूध, चावल और चीनी, इन सभी संघटकों के योग से क्या बनता है? हमारा खीर बनता है। और ये सब खीर हमें बनाने के लिए आता कहाँ से? जंतु से आता है, पौधे से आता है। जंतु से कैसे? जंतु से हमें क्या मिलता है? दूध। एंड चावल है हमको कहाँ से मिलता है? पौधों से। मतलब जिसकी खेती, पहले चावल उगाने के लिए हम पहले खेती करते हैं, है ना। इसी तरह से आपको भी एक वो तैयार करना है कि ये सब बनाने के लिए एक तरह की रेसिपी तैयार करनी होगी कि ये सब हमको मिल सका कहाँ से। ठीक है, अब 1.3 देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है
कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ठीक है ना, कुछ पौधों के भाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। ठीक है, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, कुछ को क्या कहते हैं, हम फल के रूप में भी खाते हैं। अब कुछ को हम कैसे खाते हैं, जो उनकी पत्तियाँ होती है उसको सब्जी बना के खाते हैं। कभी कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कि आलू हो गया, या फिर जड़ के रूप में देखें तो हमारा मूली या फिर गाजर हो गया, है ना। अब हम लोग क्या बोलते हैं, चित्र 1.4 देखने के लिए कहता है, कभी आपने सीताफल या फिर काशी फल, सीताफल को काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। मतलब कि आपको बोला गया है कि एक नया चीज़ बनाओ और उसको खाओ। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे बनेगा वो भी। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि हमने किसी का फूल मतलब किसी पौधे का फूल या फिर जड़ खा लिया, या फिर हमने पत्ता या फिर जड़ खा लिया, ऐसे मतलब बोल रहा है कि हम एक ही पौधे के 2 या उससे अधिक भाग भी खा सकते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल भी मिलता है, और इसकी पत्तियों का उपयोग हम क्या बनाने के लिए करते हैं, तो साग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, इसको एज अ एग्जाम्पल नोट बनाकर लिख लेना कि हम सरसों का यूज़ किस तरह से करते हैं। एज अ सरसों का ऑयल भी होता है, एंड सरसों का साग भी हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। ठीक है ना, जो कि पत्ते के रूप में होता है वो। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? अब पहले हम 1.4 का ये चित्र देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया पौधे के बारे में, पौधे में क्या चीज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है ना, नीचे से देखना शुरू करते हैं, यहाँ से रूट से चलते हैं यहाँ से, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये प्राथमिक मूल हो गया है ना, यहाँ से रूट फर्स्ट हो गया, ये जो सबसे नीचे जो बहुत हिस्से में दबा जाता है वो द्वितीयक मूल हो गया, बल्कि दूसरा रूट हो गया वो। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल तंत्र कहते हैं। और ये देखो जो हमारी ये कली है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे एरो दिखाया गया है वो क्या है, एक कली का है। और ये हमारा इंटरनोड है। ठीक है, ये हमारा इंटरनोड है, और ये हमारा नोड है, जहाँ से हमारी पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं उसे नोड कहते हैं। और इंटरनोड कहाँ से होता है, जहाँ से कई सारी पत्तियाँ जा रही हैं। देखो जैसे कि ये चली गई, फिर यहाँ से ये चली गई, है ना, ये हो गया इंटरनोड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या है, ये पत्ते हो गए हमारे, है ना, और ये तना हो गया हमारा, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, हमारे फल। और फिर इसके बाद क्या आता है, पुष्प यानी कि फूल, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र। तो इसको ना ऐसा डायग्राम याद कर लेना। ठीक है ना, आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि हम कौन कौन से भाग पौधे के खा सकते हैं। ठीक है ना, तो पादप बोलेगा, पादप एग्ज़ाम में पादप लिख कर आता है, पौधा नहीं पूछेगा तो पादप पूछेगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अब क्रियाकलाप 1.4 देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए।
तो 1.4 में क्या कहा है कि हमको एक नया टेबल बनाने के लिए फिर से मिल गया हमको। अब चलिए देखते कि 1.4 जो है हमको हमारे पास जो टेबल है भोजन के रूप में जो पौधे के जो भाग हैं उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया, हम देखिए पहले खाद्य पदार्थ को देखते हैं जो हमारे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखाया रखा है कि यहाँ पे बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए ये सब हमको कहाँ से मिलता है, क्या स्रोत हैं इसके। तो बैगन का भरता बनाने के लिए हमको चाहिए था बैगन, मिर्च मसाले कोई भी, है ना। और फिर ठीक है, अब ये सब हमको मिलेंगे कहाँ से, ये पौधे का कौन सा हिस्सा होता है। तो ये हमारे पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, तो फल वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और वैसे ही जो हमारा तेल मसाला कह रही हूँ, तेल और मसाले तो हमको वहाँ से मिल जाएंगे एज अ फल, है ना। पौधे का फल वाला जो भाग होता है वहाँ से मिल जाएंगे, है ना। बैगन भी एक तरह का पौधे का फल है, ठीक है ना, पौधे का फल है। और वहीं जो तेल है हमारा, कोई सा भी तेल हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तेल हमारा कौन से पौधे का कौन सा हिस्से में आता है, तो बीज वाले हिस्से में आता है ना। अभी आपको बताया था यहाँ पे कि पौधे का कौन कौन से भाग हम खाते हैं, है ना। तो फल वाला भाग जहाँ पे बैगन था, है ना। और जो तेल का था उसका हम क्या खाते हैं, तो बीज से हमको तेल मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक देख लेते कॉलम में क्या पूछ रहा है कि आपने अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, मतलब कि कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ विषैले भी होते हैं, इसलिए हर पौधे को नहीं खाया जा सकता है, ठीक है ना। अब क्रियाकलाप 5 देख लेते हैं, ठीक है ना। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरें, एक पात्र में डाल दें, ठीक है ना। मतलब कि एक पात्र में काय की पानी भर लीजिए और उसमें मूंग या फिर चने के बीज को डाल दीजिए, ठीक है। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। मतलब कि कहा गया है सीधे शब्दों में कि अगर आप जो काले चने होते हैं ना, काले चने या फिर छोले भी कह दो, फिर मूंग की दाल, तो इनको अगर हम एक दिन पानी में डालते हैं, है ना, और अगले दिन इसको निकाल लेते हैं पानी से और फिर उसको मतलब कुछ दिन के लिए छोड़ दो, कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो उसमें से ना एक सफ़ेद रंग का एक जड़ बाहर आता है, जिससे वो जो जड़ आता है बाहर, वो क्या होता है, एक तरह का, वो मान लो वो अंकुरित हो गए, वो खाने योग्य हैं। पहले तो थे ही, जो पानी में डाल दिए थे ही, लेकिन वो अब अंकुरित हो गए हैं, ठीक है ना। वो बीज क्या हो गए, अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीज में पानी से धोएं। मतलब कि अगर वो वाइट हिस्सा वो बाहर नहीं आता है अगर एक दिन में, तो उसको फिर से बोलते हैं कि पानी से उन बीजों को धोएं, पानी से निकाल दें और गीले कपड़ों से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। मतलब फिर उसके लिए अगले दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कि एक दिन पानी में उसको फूलने के लिए छोड़ दीजिए और अगले दिन पानी से निकाल दीजिए और फिर एक दिन और छोड़ दीजिए, जिससे कि वो अंकुरित हो जाए वो चने, ठीक है ना। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। मतलब कि एज हम इसे ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खाने योग्य होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमको इस तरह के चनों को ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। हमको ये वाले चने ज़रूर खाने चाहिए, अंकुरित चने। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आप चना खाइएगा तो अंकुरित चने खाइएगा, ये वाले, ना कि ये वाले, ठीक है ना। इनको सब्जियों के लिए छोड़ दीजिएगा।
क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, यह या फिर ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आप अपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है क्या कभी आपने, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिन्न करती हैं। मधुमक्खियों फूलों से मकरंद यानी कि मकरंद मतलब कि क्या होता है, मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। चित्र 1.7 देखने के लिए कहा गया है। फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कि जो मधुमक्खियाँ इतनी मेहनत से साल भर इकट्ठा करती है उनको हम लोग निकाल लेते हैं, जिससे कि हम उसे क्या कहते हैं, मधुमक्खियों द्वारा जो भंडारित किया गया भोजन था उनका शहद, हम शहद के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। ये जहाँ पे मधुमक्खियों का घर है जिसे छत्ता कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें कई सारी मधुमक्खियाँ हैं और यही जो साल भर तैयार हो जाता है तो कुछ इस तरह से उसे निकाल लिया जाता है और फिर इसे डिब्बों में डालकर पैक कर कर कहाँ तक पहुँचाया जाता है, कस्टमर तक, दुकानों तक सेल कर दिया जाता है। ठीक है। और इसी को ही क्या कहते हैं, मकरंद, मीठा रस या फिर शहद, इन दो नामों से जानते हैं हम। ठीक है ना। जंतु क्या खाते हैं। 1.4 क्या आपके घर में ऐसा कोई पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। यहाँ पे चित्र हमको कौन सा बोल रहे देखने के लिए, तो 1.8 को चलिए देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमको एक गिलहरी का चित्र दिखाया गया है जिसमें वो अखरोट खाते हुए दिखाती गई है ना, अखरोट खाती हुई दिखाती गई है यहाँ पे। ठीक है। देखा ही होगा अपने अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में, है ना, अखरोट खाते हुए। तो क्रियाकलाप हम 6 को देख रहे थे कि 6 में क्या कहा गया है। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि एज अ एग्ज़ाम्पल हमको यहाँ पे दिखा दिया गया है कि यहाँ पे जीवों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे जो जीव खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, जैसे कि ये भैंस हो गया, भैंस का खाता है, घास खाता है, खली खाता है, भूसा खाता है, अनाज खाता है, पत्ती खाता है। ठीक वैसे ही बिल्ली, तो बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु खाती है, पक्षी, दूध, है ना, दूध तो आपको जानता है बिल्ली पी जाती है ना। ठीक वैसे ही अब हमको ये चूहे का, शेर का, बाघ का, मकड़ी का, छिपकली का, ये सब का भरना है। तो छिपकली छोटे कीट खा जाती है। ठीक है। चूहा क्या खाता है, इसको तो जो चीज़ दे दो वो खा लेगा, है ना। छोटे कीट हो गए, है ना, और जो भी मीठे हो गए या फिर रोटी होगी, है ना, सब चूहे को दे दो तो खा लेगा। शेर तो जानते ही हो कि वो मांसाहारी होता है तो उसको तो मांस चाहिए। बाघ भी मांसाहारी तो उसको तो मांस ही मांस चाहिए, वो तो रोटी सब्जी तो खाएगा नहीं, है ना, उसके लिए तो रोटी सब्जी आएगा नहीं। तो इसके लिए हमको क्या लिख देना चाहिए, मांस। ठीक है। ठीक वैसे ही अब मकड़ी है, तो मकड़ी छोटे छोटे जो बहुत ही छोटे छोटे कीट होते हैं उनको खा जाती है। छिपकली जो आपने देखा ही होगा कि लाइट के आसपास जितने भी जो छोटे छोटे उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाती है। गाय जो है भैंस की तरह सब कुछ खा लेता है ना। घास भूसा खाना इनका फेवरेट भोजन कह लो, उनका फेवरेट है। ठीक है ना। मनुष्य जो आप जो भी खाते होंगे वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, है ना। वैसी तितली क्या है, वो भी मधुमक्खी की तरह क्या लेती है, रस चूसती है, किसका, फूलों का। और कौवा का खाता है, ये भी
छोटे मोटे कौवा, मतलब कि जो कबूतर खाता होगा कौवा खाता होगा। आप कबूतर को जो दाना डालते होंगे वो कौवा भी खाता होगा, है ना। बाजरा या फिर कह लो जो भी छोटे मोटे जो कीट होते हैं ये भी खा जाता है, इसको जो भी दे दो तो खा जाता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिएगा इधर टेबल बनाकर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 7 देख लेते हैं कि क्रियाकलाप 7 में हमको क्या कहा गया है कि फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं। मतलब कि 3 कॉलम बनाया, इसमें पौधे लिखने हैं या फिर पादप, मैंने बोला था ना पौधे या फिर पादप करके लिखा जाता है इसे, ठीक है। ऊपर वीडियो में बता दिया था, पहले वीडियो में बता दिया था। पौधे या फिर पादप जो खाते हैं वो, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को भी खा जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी में कौन आ गया, जैसे कि बाघ हो गया या फिर शेर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे मांसाहारी वो जंतु हो गए, ठीक है। क्या आप तो कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। इन्हें हम तीसरे वर्ग में रखेंगे, ठीक है ना, जिन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो देखो एक शाकाहारी हो गया, एक शाकाहारी हो गया, एक मांसाहारी हो गया और तीसरा क्या हो गया हमारा, एक हो गया हमारा सर्वाहारी, ठीक है ना। सर्वाहारी जो मांस भी खाएगा और क्या खाएगा, पौधे या फिर पादप खाएगा। जैसे कि इंसान हो गया, तो इंसान क्या करता है, वो तो चिकन भी खाता है, फिश भी खाता है और वैसे रोटी सब्जी दाल वगैरह ये सब खाता है, तो सर्वाहारी में ही जाएगा, ठीक है। और मांसाहारी में तो जैसे कि बाघ और शेर चला गया, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमें सबको यहाँ पे बांटा भी था, ठीक है ना। इसे हमें मांसाहारी, है ना। ये शाकाहारी है, भैंस गाय हमेशा शाकाहारी रहते हैं, ठीक है ना। बकरी भी शाकाहारी है, ठीक है। और सर्वाहारी सबसे बड़ा एग्जाम्पल मनुष्य, जो कि सर्वाहारी खाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कॉलम भी बना कर दिया गया है। तो शाकाहारी में गाय आ गया, मांसाहारी में शेर आ गया, सर्वाहारी में कौवा आ गया, है ना। इसमें कबूतर को भी डाल दो, तो इसमें भैंस को डाल दो, इसमें बाघ को डाल दो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मनुष्य को यहाँ पे इसका जो जवाब आएगा, इसका जवाब है सर्वाहारी, क्योंकि कुछ मानव ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी, जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी रह जाते हैं, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, ठीक है ना। यह पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते चैप्टर खत्म। तो इसमें हमने देखा कि हमारे सामने कितने तरह के नए शब्द आए। एक संघटक हो गया, संघटक आपको बता देते हैं संघटक क्या हो गया। जैसे अगर चावल और पानी को मिक्स करा जाता है तो उसे हम संघटक कहते हैं, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ बता दिए गए। मकरंद क्या होता है ये भी समझा दिएगा, इसे हम शहद भी कहते हैं, ठीक है। वैसे अंकुरित बीज क्या होते हैं, जिसमें से सफ़ेद रंग का क्या होता है, चने में से सफ़ेद रंग का जो एक तरह का जो जड़ बाहर आता है उसे हम अंकुरित चना कहते हैं।
और फिर उसके बाद शाकाहारी बता दिया कौन होता है, मांसाहारी कौन होता है, सर्वाहारी कौन होता है, ये हमने आपको समझा दिया। तो इसमें जितने भी जो नए वर्ड्स आए हैं ना, इनके एक एक एग्ज़ाम्पल और इनके बारे में एक एक लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स बनाकर, ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम में मतलब कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कुछ सारांश दिए गए हैं चैप्टर के सारांश है यहाँ पे, इसको हम देख लेते थे। भारत के विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं, है ना। और भारत भी एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे पहनावे में, खाने में, बोलचाल, हाव भाव में, सब में विविधताएँ पाई जाती हैं, ठीक है। वहीं दूसरा है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं, जंतु और पौधे हैं। जंतु हमने देख लिया कैसे हैं, और पौधे भी हमने देख लिया। जंतु ऐसे हमको दूध भी कहाँ से मिलता है, तो जंतुओं से ही मिलता है, ठीक है ना। और जो मांसाहारी उपभोग करते हैं, वो मांसाहारी जो खाते हैं वो भी मतलब कि जंतुओं को ही खाएंगे, है, तभी उनको मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी कैटेगरी में रखा जाता है मनुष्य को। और पौधे कैसे, जो शाकाहारी रह जाते हैं उनके लिए, ठीक है ना। वैसे हम साग पत्ते मतलब कि पत्तेदार सब्जियाँ भी खाते हैं। जो जंतु केवल पादप खा जाते हैं या फिर पौधे खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। पादप की जगह हम पौधे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाएं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि बाघ और शेर एक तरह का जंतु है, और वो एक तरह से जंतु को ही खाएगा, है ना। जंतु मतलब कि किसी जानवर को ही मारेगा, शिकार करेगा, है ना, क्योंकि वो मांसाहारी मांस को ही ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खा जाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मनुष्य है। हर साल आपको पता है कि यहाँ पे बकरे काटे जाते हैं, है ना। यहाँ पे मुर्गे भी कटते हैं हर रोज़, है ना। वहीं मछलियाँ भी बिकती है बाज़ारों में, है ना। और भी कई तरह के मांसों को यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है। ऐसा हमने त्यौहार पे भी मतलब कि देखा ही होगा काटते हुए सबको, ठीक है ना। तो आपके लिए मतलब कि ये चैप्टर बहुत ही ईजी रहा होगा जानने के लिए, है ना। तो एक बार इनके ना नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब